हेलो ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी ट्रेनिंग को सुचारू रूप से मेरी वीडियो के माध्यम से अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो भी वीडियोस देखी हैं वो रिगार्डिंग RL या फिर RC इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट डेवलप किया था। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे कि RLC के कॉम्बिनेशन से अपने लोग को जो सर्किट मिलेगा सीरीज में कनेक्ट करते हुए, तो उसको हम लोग कैसे एनालाइज कर पाएंगे। आमतौर पे जो भी हम लोग प्रीवियसली सर्किट पढ़े हैं सब में तो एनालाइज ही किया ना कि पावर क्या होगा, वेव फॉर्म कैसा होगा, फेज रिलेशन क्या होगा, पावर फैक्टर एक नया टर्म आया था, इम्पीडेंस एक नया टर्म आया था, वो क्या था। ठीक है, तो उसी चीज़ के सिलसिले में उसी चीज़ की चर्चा करते हुए हम लोग आज क्या करेंगे, तीनों को बैठा करके एक सर्किट में देखेंगे सीरीज में कनेक्ट करके कि क्या असर पड़ेगा। ठीक, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा सर्किट विथ RL and C इन सीरीज में। तो यहाँ पे जो VR है, जो कि हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो है आपका I/R। VL जो है वो आपका है I/XL, सॉरी एंड VC जो है वो आपका I/XC। जहाँ पे लिखा हुआ है जो VR और I है वो फेज में है, मतलब कि उस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, जिएंगे साथ मरेंगे भी साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट जो VL और I है मीन्स इंडक्टिव वोल्टेज है, वो उसमें से VL जो है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री से, और कैपेसिटेंस में VC जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री से। ठीक, उसका जो सर्किट है वो आपका ये सामने दिख रहा होगा। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक फेजर डायग्राम को डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद फिर सर्किट को एनालाइज करने में हमको काफ़ी आसानी होगी। तो ये हम लोग हमेशा रेफरेंस मानते हैं VR को, मान लिया, और जो करंट होगा वो जो वोल्टेज में जो करंट जा रहा होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा होगा वो समान होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब जो वोल्टेज ड्रॉप आपका इंडक्टेंस के अक्रॉस होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, और जो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होगा वो आपका होगा VC। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के पास दो केस बनता है, वो क्या क्या होता है, दो नहीं बेसिकली तीन केस बनाया जा सकता है, लेकिन दो ज़्यादा सही तरीके से समझ पाओगे, और तीसरा तो खैर वही घूम फिर के रेजिस्टिव सर्किट में ही आ जाएंगे। तो देखिए अपने पास केस वन क्या कहता है कि जब एक्सेल का जो वैल्यू हो, सॉरी एक्सेल का जो वैल्यू हो एक्सी से बड़ा हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक्सेल का वैल्यू एक्सी से अगर यदि बड़ा है तो एक चीज़ यहाँ से ऑब्वियस है कि जो VL होगा वो VC से बड़ा होगा ना। ठीक, तो हम लोग इस दोनों में से किसी एक इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ मान के चलिए कि ये जो फेजर ये आपका एक ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है और एक नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा ना। मतलब ऐसा समझिए कि आपको अगर यदि दो आपके दोस्त, एक आपको राइट हैंड से खींच रहा है और एक लेफ्ट हैंड से खींच रहा है, तो जो राइट हैंड से खींच रहा है उसका पावर ज़्यादा है और एक आपको लेफ्ट हैंड से जो खींच रहा है उसका पावर कम है, दोनों हाथ को। ठीक, तो आप किसकी तरफ मूव करोगे, जिधर पावर ज़्यादा है उसी की तरफ मूव करोगे ना। तो वैसा ही समझ लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पे एक्सेल का वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं कि एक्सी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL वो ज़्यादा होगा VC से, है ना। तो इसका मतलब जो फेजर जो डायग्राम ऊपर में हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ बनने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर यदि हम लोग VC को ऊपर की तरफ लेके जाएं, VC को यदि हम ऊपर की तरफ लेके जाएं तो ये कहीं यहीं पे होगा। ठीक, ये VC हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस VC। तो जो टोटल वैल्यू होगा दैट इज इक्वल VL माइनस VC। एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, क्या बोलूँ, बीच में कुछ ना कुछ इंटरप्शन आ ही जाता है। एनीवेज लेट्स रीस्टार्ट एंड रिज्यूम। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर यदि VL का वैल्यू VC से ज़्यादा है तो इसका मतलब कुछ रिजल्टेंट होगा ना, तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा VL माइनस VC ऊपर की तरफ। ठीक, तो अब इसी चीज़ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या होगा कि ये आपका VR हो गया। ठीक, तो ऊपर की तरफ जो फेजर होगा मतलब कि यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा VL माइनस VC, VL माइनस VC के बराबर हो जाएगा। ठीक,
वी एल माइनस वी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ का टोटल का फेजर समेशन आपका हो जाएगा वी के बराबर, ठीक। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, ठीक। दिस इज वी आर, ठीक। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में ये केस बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके इधर ही ले आता हूँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पे, ठीक। इस कंडीशन में ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है। तो अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, जो V हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, सबका फेजर समेशन वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी लिख सकते हैं ना, ठीक। अब अगर यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वी आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसको यदि सेम डायरेक्शन में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज ये हो जाएगा माइनस बी सी, क्योंकि हम लोग बी सी को ऊपर की तरफ लेके गए ना, माइनस बी सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, दिस इज वी आर का स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि उसमें जो इफेक्ट है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगेन यहाँ से हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए इस वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू जेड, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक। अब सब तरफ आई कॉमन है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, आई को हटा देते हैं तो आई क्या, आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको इम्पीडेंस ट्रायंगल भी आ गया। और एक और चीज़, यहाँ से हम लोग करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, लिख ही देता हूँ। जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी बाई जेड। तो वी का वैल्यू हमको पता है और जेड का वैल्यू पता है, वहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला हो गया, ये वाला केस जिसमें हमारे पास जो एक्सएल है वो एक्सी से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर्किट का जो नेचर हो जाएगा, मतलब जिसमें जो सर्किट का जो नेचर हो जाएगा वो आपका इंडक्टिव हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कमेंट कर सकते हैं सर्किट नेचर इज इंडक्टिव टाइप, क्योंकि इंडक्टेंस बड़ा है, इंडक्टिव टाइप, ठीक। और इसमें और एक चीज़ क्या लिख सकते हैं कि जो आई होगा वो लैग्स भी बाय 5 डिग्री, है ना। इसमें भी जो करंट है, मेन करंट जो है वो सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगा। ये हो गया अपना कमेंट। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2, इसमें क्या होगा कि जो एक्स सी है वो आपका एक्स एल से बड़ा है। तो यहाँ से फिर से एक चीज़ कंक्लूड किया जा सकता है कि ये चीज़ में वी सी वी एल से बड़ा हो जाएगा, ठीक। अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो सर्किट हमारा डेवलप होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास वी हो जाएगा, ये वी आर हो जाएगा, ठीक, वी आर, ठीक। अब हमारे पास ये हो जाएगा वी सी, मतलब कि नीचे लेके आ गए, यहाँ पे दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, अब इसको नीचे ले आया, ये आ गया आपका माइनस वी एल, वी एल, ठीक। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी एल, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी एल, ठीक। और उसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा रिजल्टेंट, दिस इज द वी एंड दिस इज द पावर फैक्टर एंगल, ठीक, क्लियर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगेन वही चीज़ का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इस टाइम पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी माइनस वी एल, होगा ना, हाँ होगा।
इसका मैग्नीट्यूड अगर यदि निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस बी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन यहाँ से आई का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड, तो ये हो जाएगा अगेन आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स ई माइनस आई इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सबको कॉमन ले लेंगे तो अपने पास जेड क्या बच जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, एक बार था एक्स एल माइनस एक्स सी, अब यहाँ पे आ गया आपका एक्स सी माइनस एक्स एल, तो जेड का वैल्यू थोड़ा सा अलग होगा वैल्यू। ठीक है, बस साइन का अंतर हो गया। और यहाँ से हम लोग एक चीज़ और कमेंट कर सकते हैं कि जो आई है, आई का वैल्यू सेम ही रहेगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड ही होगा। ठीक है, इसमें मतलब बस खाली साइन का अंतर हो सकता है लेकिन इक्वेशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, इस सर्किट नेचर इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव टाइप, और इसमें क्या हो गया, आई लीड्स भी बाय फाइव, है ना, 5 डिग्री से लीड कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका केस नंबर 2। अब यहाँ से जो टेक अवेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवेज ये वाला है। ठीक है, जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये इंपॉर्टेंट टेक अवेज है। ठीक, अब लास्ट जो बचता है वो अपना बचता है क्या, कि थर्ड केस 3। केस थ्री जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर है। जब कभी भी ऐसा हो तो उस केस में वी एल जो हो जाएगा वी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, वी एल वी सी के बराबर होगा तो वहाँ पे जो हमारा सर्किट हो जाएगा इज प्योरली रेजिस्टिव, इज प्योरली रेजिस्टिव। क्यों, क्योंकि वी एल का वी सी के बराबर हो जाएगा ना, तो मतलब इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस वाले इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में ये वाला जो वैल्यू है, एक मिनट, इस इक्वेशन में ये वाला जो वैल्यू और ये वाला जो वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ सोचो कि अगर आपको दोनों तरफ से, आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तरफ से, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाए तो इसका मतलब आपका मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वल है प्लस अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ा है ना कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर, तो इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो हमारा जो सर्किट क्या बनेगा, फिर रेजिस्टिव बनेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि उस केस में सर्किट जो हो जाएगा वो प्योरली रेजिस्टिव नेचर का हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो V होगा, जो V हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, सिंपली वी आर प्लस हम लोग लिख सकते हैं वी एल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधा आई के बारे में बाद में कमेंट करेंगे, पहले जेड देख लेते हैं। जेड क्या हो जाएगा, आर के बराबर होगा ना, क्योंकि यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, इस वाले से या किसी से भी, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट तो आर हो जाएगा, जेड का वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो वी हो जाएगा, जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी बाई जेड या फिर वी बाई आर, है ना। तो और इस टाइप में कोई फेजर डायग्राम सच एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें आई और वी दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कमेंट किया जा सकता है, सर्किट नेचर इज रेजिस्टिव टाइप एंड V and I are in phase, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो सब चीज़ फेज में है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 केस बनते हैं एक इंडक्टिव सर्किट्स में। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे देता हूँ
जब कभी भी ऐसा कंडीशन होता है, ये वाला केस थर्ड वाला कंडीशन जब कभी अराइज होता है, तो इस टाइम पे हम लोग कह सकते हैं कि सर्किट नेचर इज रेजिस्टिव, ठीक है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि सर्किट इज इन सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन, ठीक। और ये जो वर्ड रेजोनेंस है, ये तो आप लोग के लिए काफ़ी नया होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। इस टाइम पे क्या होता है, सर्किट कैसे बिहेव करता है, ठीक, वो चीज़ अलग डिस्कशन का पार्ट है। एनीवेज, लेकिन ये वर्ड से वाकिफ़ रहना, ठीक है, कि हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन का। उस टाइम पे ऐसा ही कुछ होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, और जो वी एल एफ सी के बराबर होता है, इसका मतलब जो कैपेसिटी, जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करता है, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। इसमें वेवफॉर्म का उतना रिलेवेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए उस चीज़ को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और ना ही पावर के बारे में उतना रिलेवेंस है, क्योंकि वैरी करेगा वैल्यूज़, है ना। और एक और चीज़, चाहे आपका सर्किट में केस 1 हो, चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 3 हो, तीनों केस में जो पावर का वैल्यू होगा वो आपका P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई के बराबर होगा, ठीक। क्योंकि हमारा जो इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव जो एलिमेंट्स है, वो पावर को ना ही कंज्यूम करता है, ना ही डिलीवर करता है, ठीक। तो इसीलिए उसका जो एवरेज पावर हो जाएगा दोनों का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सर्किट हम लोग पढ़े हैं RL या फिर RC सर्किट सीरीज में, तो उस दोनों का जो पावर का इक्वेशन है सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू।